हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के, और चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, जो कि आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर है। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी आपको मैच करना है। जो इसका फर्स्ट है, सॉरी इसमें रूट लिखा गया है, ये टाइप करने में गलत हो गया होगा। तो ये रूट नहीं है, ये क्या है, RYOT, यानी रॉयट। रॉयट का क्या आंसर होगा, पीजेंट। पीजेंट मीन्स क्या होता है, पीजेंट मतलब किसान, ठीक है। सेकंड है महल, महल का आंसर होगा विलेज। थर्ड है निच, निच का आंसर होगा कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। और फोर्थ है रियोटी, इसका आंसर होगा कल्टीवेशन ऑन रूट लैंड, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सामने लिखे गए हैं मैच द फॉलोइंग के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट है, फर्स्ट में पूछा गया है ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ इंडिगो एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग। तो जो ग्रोवर्स थे वुड के, यूरोप में उन्होंने देखा ये जो क्रॉप है जो इनको कंपटीशन दे सकती है, किस चीज़ में, अर्निंग में, पैसे कमाने में, वो कौन सी क्रॉप है, तो वो क्रॉप होगी इंडिगो, ठीक है। क्या होगी, इंडिगो। सेकंड है द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो डिमांड है, जो मांग है, वो इंडिगो की ना बढ़ गई थी लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में। किस वजह से, क्यों, क्योंकि वो नई नई इंडस्ट्री में आई थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके। थर्ड है द इंटरनेशनल डिमांड ऑफ इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज। तो क्या है, पहले इंडिगो की डिमांड थी, फिर किसकी डिमांड हो गई, फिर हो गई भाई सिंथेटिक डाइज की, ठीक है। थर्ड ये आंसर हो गया। फोर्थ है द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट। तो जो चंपारण मूवमेंट हुआ था, जो ये आंदोलन हुआ था, वो किसके अगेंस्ट हुआ था, वो हुआ था इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट की जो मेन पहलू है उनको बताना है। तो अगर परमानेंट सेटलमेंट को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो स्टूडेंट उसको और क्या कह सकते हैं, उसको स्थायी बंदोबस्त भी कह सकते हैं। तो चलिए उसके जो मेन पहलू हैं उसको पढ़ लेते हैं। राजास एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ जमींदार। तो जो राजा थे और जो तालुकदार थे उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। सेकंड, दे वर गिवन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम द पीजेंट। किसानों को क्या किया गया, किसानों से लगान वसूलना और कंपनी रेंट चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। सेकंड, द अमाउंट टू बी पेड वॉज अ फिक्स्ड। क्या किया गया, जो अमाउंट था उसको क्या कर दिया गया, उसको फिक्स कर दिया गया, मतलब स्थायी रूप से ये कह दिया गया कि भाई जो तुम लोन दे रहे हो या जो अमाउंट दे रहे हो वो फिक्स्ड होगा, ठीक है, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ द जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू ही वुड लूज his position as zamindar and someone new would be appointed। अगर आप वहाँ के ज़मींदार हो और आप रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी पोजीशन को खो दोगे, ठीक है, और उसके बदले दूसरे लोगों को अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ये कुछ मेन पहलू थे, किसके पहलू थे, ये स्थायी बंदोबस्त के, या बोल सके परमानेंट सेटलमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द महालवारी सिस्टम एंड परमानेंट सिस्टम। तो जो महालवारी व्यवस्था थी और जो स्थायी बंदोबस्त थी वो कैसे कैसे अलग थी, ये वो बताना है हमें। तो पहले हम महालवारी का सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी महालवारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो जो महालवारी व्यवस्था थी ना, रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स। उसमें जो रेवेन्यू था, जो कर लिया जाता था, वो फिक्स नहीं था, कभी भी ज़्यादा भी लिया जा सकता था, कभी कम भी लिया जा सकता था। सेकंड इसमें क्या थी भाई, सेकंड ये था कि इंचार्ज वॉज विलेज हेडमैन। इसमें जो इंचार्ज होगा वो कौन होगा, गांव का मुखिया इंचार्ज होगा। थर्ड, इंट्रोड्यूस इन 1822। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको किया गया था 1822 को। अब हम दूसरी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, यानी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसको क्या कहता है हिंदी में, जिसको कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। तो जो स्थायी बंदोबस्त था उसका जो रेवेन्यू था वो बिल्कुल फिक्स था, कि रेवेन्यू वॉज अ फिक्स्ड। सेकेंड, इन चार्ज वॉज जमींदार। इसमें जो चार्ज की जिम्मेदारी लेते थे वो कौन लेते थे, जमींदार लेते थे। जैसे महालवारी में हेडमैन होता था, गांव का मुखिया होता था, बट परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार होते थे। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1973 में। तो ये दो थी व्यवस्था, महालवारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट
ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू प्रॉब्लम्स विच अराउज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। तो राजस्व यानी रेवेन्यू मतलब राजस्व निर्धारण की गई जो न्यू मुनरो सिस्टम के कारण पैदा हुई। क्या पैदा हुई थी? दो प्रॉब्लम हुई थी, उन दो प्रॉब्लम को हमें लिखना है। कौन सी व्यवस्था हुई थी जब मुनरो सिस्टम स्टार्ट हुई थी? तो दो प्रॉब्लम भी हो गई, तो वो प्रॉब्लम लिखनी है। तो आंसर है टू प्रॉब्लम विच अराउज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। तो जो दो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी जब मुनरो सिस्टम लागू हुआ था, तो फर्स्ट तो ये हो गया था कि रेवेन्यू वॉज वेरी हाई। तो भाई जो रेवेन्यू था, जो राजस्व था, वो बहुत ज़्यादा लिया जाता था। सेकेंड, it was thought that the system will make peasant rich but it did not happen। तो ना ये सोचा गया था कि ये जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम से ना जो पीजेंट लोग होंगे, जो किसान लोग होंगे, वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये दो प्रॉब्लम हुई थी। कौन सी प्रॉब्लम हुई थी? ये न्यू मुनरो सिस्टम के लागू होने के बाद हुई थी। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, Why were the रियोटी reluctant to grow indigo? तो जो रियोटी था वो इंडिगो की खेती से करने से क्यों डर रहे थे, क्यों हिचक रहे थे, आपको ये बताना है। तो आंसर है द रियोट वर रिक्वेंट टू ग्रो इंडिगो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो बहुत सारे कारण थे, उसमें से फर्स्ट कारण ये है कि इंडिगो वॉज परचेज फॉर अ वेरी लो प्राइस। तो जो इंडिगो की जो खेती करने पर जो प्राइस मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था, तो इसलिए भी लोग खेती नहीं करना चाहते थे। किसकी? इंडिगो की। सेकंड है द रियोट कुड नॉट इवन कवर देयर कॉस्ट। तो जो रियोट थे वो खुद की भी उनकी कॉस्ट नहीं निकल पा रही थी, तो वो उस खेती को क्यों करेंगे? भाई जाहिर है, अगर मैं किसी चीज़ में खेती कर रही हूँ और मेरा अगर उस खेती करने में, माना मैंने जैसे गेहूँ बोया, तो गेहूँ बोने में मैं उसके बीज लाई होंगी, फिर मैंने उसको पानी दिया होगा, खाद दिया होगा, हाँ, तो इन सब करने में अगर मेरा प्राइस जो लगा है, अगर मुझे उतना भी प्राइस नहीं मिल रहा तो फ़ायदा क्या? बल्कि हालांकि तो उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए, बट वो उससे भी कम मिल रहा था, तो फिर वो उस खेती को क्यों करेंगे? सॉरी, ये सेकंड में द रूट्स लिखा गया है, ये रूट्स नहीं है, रॉयट है, RYOTS। ठीक है, तो उतना भी उनका कवर नहीं निकल पा रहा था वो कॉस्ट, तो इसलिए वो उस खेती को नहीं करना चाहते थे। थर्ड है इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड वेरी फर्टाइल लैंड विच कुड बी यूज फॉर ग्रोइंग राइस। तो जो ब्रिटिश चाहते थे कि हम इंडिगो की खेती करें फर्टाइल लैंड में, बट हमारे किसान किस चीज़ की खेती करना चाहते थे? हमारे किसान खेती करना चाहते थे चावल की। क्यों भाई? चावल की खेती करेंगे तो उसको खा भी तो पाएंगे, और ब्रिटिश लोग तो इंडिगो की खेती इसलिए करा रहे थे कि क्या करेंगे कि ये खेती करेंगे और हम इसको बेचेंगे। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे कि जो पीजेंट लोग चाहते थे कि हम इस खेती को ना करें। ठीक है, किसकी? इंडिगो की। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। किस परिस्थितियों में बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन खत्म हो गया, यानी उत्पादन खत्म हो गया, वो बताना है। आंसर है द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल आर। तो जो सर्कमस्टांसेस हुए थे कि बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन खत्म हो गया था, उनके जो रीज़न वो ये है। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि द ब्रिटिश वर ऑल्सो अफेयर्ड ऑफ अनदर रिवॉल्ट लाइक 1857। तो एक विद्रोह हुआ था 1857 का, जो बहुत ही फेमस विद्रोह था और ज़्यादातर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ब्रिटिश को ये लगने लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो विद्रोह 1857 का हुआ, कहीं एक और विद्रोह ना हो जाए, तो इसलिए भी ब्रिटिश डरने लग गए थे। ठीक है, सेकंड क्या रीज़न था? सेकंड रीज़न था द विलेजर्स हेडमैन केम इन सपोर्ट अ पीजेंट। अब जो विलेज के जो हेडमैन थे वो किसके सपोर्ट में आ गए थे? वो भाई किसानों के सपोर्ट में आ गए थे। ठीक है, इसलिए भी प्रोडक्शन कम हो रहा था। थर्ड क्या रीज़न है? थर्ड है द प्लांटर वर वेरी ऑप्रेसिव ऑन पीजेंट। ऑप्रेसिव मतलब अत्याचारी। तो प्लांटर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे किस पे? किसानों पे। तो ये भी एक रीज़न है। फोर्थ रीज़न है द पीजेंट्स वर गिवन टू द राइट टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिगो। तो वो भाई किसानों को ये अधिकार दे दिया गया कि तुम मना भी कर सकते हो, अगर तुम्हें इंडिगो की खेती नहीं करनी तो तुम मना भी कर सकते हो। तो भाई जब उनको ये एक राइट्स दे दिया गया तो वो क्यों ना उसका क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने भी क्या किया?
इंडिगो की खेती करने से मना कर दिया। तो इन परिस्थितियों के कारण कि जो बंगाल में जो इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो रहा था, ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि किसानों ने मना कर दिया कि हम खेती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसानों को अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि भाई तुम्हें ये राइट्स है कि तुम चाहे एक्सेप्ट करो या रिफ्यूज़ करो। दूसरा, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे किसानों पे, इसलिए भी भाई किसान क्यों करेगा। तीसरा, किसानों के साथ वहाँ पे गाँव का मुखिया भी सपोर्ट करने लगे, इसलिए भी इंडिगो का प्रोडक्शन ख़त्म हो गया। कहाँ पे? बंगाल में। चौथा, कि भाई जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश को ये लगने लग गया कि कहीं 1857 का विद्रोह ना हो जाए, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ बिल्कुल वैसा ही विद्रोह ना हो जाए, इसलिए भी उन लोगों को लगा। तो इन सारे रीज़न के कारण क्या हुआ, इंडिगो का प्रोडक्शन क्या हो रहा था, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर रूलिंग द कंट्री साइड के। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।